अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान की मारूफ कमेंटेटर, जो आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ कमेंटेटर हिंदुस्तान में मौजूद थीं और वहां उन्हें धमकियां आमेज़ मैसेजेस का सामना करना पड़ा। बिल आखिर तंग होकर ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया और वो दुबई रवाना हो गई हैं। दूसरी जानिब ज़राए की जानिब से ये भी खबर सामने आई, एसीसी ज़राए की जानिब से बताया गया कि उन्हें दुबई छोड़ना इसलिए पड़ा और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, जो उन्होंने आज से 9 साल पहले ट्वीट किया था। हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो मामलात थे उस वक्त सर उठा रहे थे, उसके हवाले से उन्हें डिपोर्ट किया है हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत ने। एक ये मामला सामने आया। दूसरी जानिब कल हमने देखा कि हिंदुस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबिल थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता लेकिन मैच नहीं जीत पाई। दूसरी जानिब शानदार अंदाज से ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी में कमबैक का मुजाहरा किया। शानदार अंदाज से हमने देखा जोश हैज़लवुड ने 3 विकेटें हासिल की। आगाज़ में काफ़ी मुश्किल में डालते हुए दिखाई दिए जोश हैज़लवुड और मिचेल स्टार्क, और 3 बल्लेबाजों को 0 पर आउट किया। 2 रन पर जहां ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, तो इससे ये उम्मीद सामने आ गई कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से इस इवेंट में शानदार तसलसल के साथ मैच नहीं खेला, तो दूसरी जानिब जिस तसलसल के साथ आगाज़ लिया ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने, तो इससे ये वाज़ेह होने लगा कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया कम रन से हिंदुस्तान को मात देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विराट कोहली का 12 रन पर एक अहम कैच ना सिर्फ माश ने छोड़ा, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने वो कैच छोड़ने के साथ मैच भी छोड़ दिया और वहाँ से उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इन तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में 2 क्रिकेट के हल्कों के एक बड़े नाम मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मज़हर अवान साहब, और बतौर प्रेसिडेंट कराची की जो स्पोर्ट्स का ख़ास तौर पर शोबा क्रिकेट का जो हल्का है उसमें ज़ोन 7 में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा सना आरिफ साहिबा, और शोबा स्पोर्ट्स में काफ़ी शानदार अंदाज से सहाफ़ती फ़राइज़ को सर अंजाम दे रही हैं। आप दोनों को शुक्रिया कहूँगा। और इस हवाले से जिस अंदाज से हम देख रहे हैं, मैं सना आपकी तरफ पहले ये सवाल रखूँगा कि हमने देखा शानदार आगाज़ रहा गेंदबाजों का ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन आखिर में विराट कोहली और केएल राहुल ने उम्मीदें मायूसी में तब्दील कर दी। देखें, केएल राहुल जो है, उन्होंने जब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस भी हुए थे तो उसमें भी उनकी जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया था। इसके साथ अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो जो इंडियन ग्राउंड के पिचेस हैं वो बेसिकली हैं ही बैटिंग के लिहाज से ज़्यादा बेहतरीन है। तो उस पर इंडिया के जो टॉप बैटर्स हैं उनका अच्छा परफॉर्म करना, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो जाहिर है। और अगर मैं कोहली की बात करूं तो वो नंबर 1 बैटर रह चुके हैं, बहुत लंबा अरसा उनका एक्सपीरियंस रह चुका है क्रिकेट की उसमें। तो इन दोनों का अच्छा परफॉर्म करना तो बहुत ही जाहिर सी बात थी। इन्होंने अच्छा कंपटीशन दिया और उसके बाद कंपटीशन के बाद उन्होंने उस चीज़ को जीता भी, जो कि काबिल तारीफ बात है। बिल्कुल काबिल तारीफ़ बात है जिस अंदाज से विराट कोहली ने खेल पेश किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मुश्किल घड़ी में उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली। मज़हर अवान साहब, आप क्या कहेंगे? आपका अंदाज़ भी इसी तरह से जिस अंदाज से कल विराट कोहली ने इनिंग्स खेली, उन्होंने काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया, और कराची क्रिकेट जोन के जब इलेक्शंस हुए तब आपने भी काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया था, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। तो क्या कहेंगे, कल जो इनिंग्स थी विराट कोहली की वो ऐसी थी जैसे आप तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, कल जो विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली है वो उनको खेलनी चाहिए थी, क्योंकि जो है ना जिस तरीके से उनका जो है ना रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है। देखें, ऐसा प्लेयर जो है, जब ऐसे प्लेयर को इसलिए जो है ना टीम में रखा जाता है, देखें आप इस बात का भी अंदाज़ा करें कि जो है ना विराट कोहली बहुत अरसे से फॉर्म में नहीं भी थे, तो मगर उसको फिर भी टीम के साथ रखा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जो है वो नए लड़कों के साथ जो है उनको खेलना बताता है कि किस चीज़ से विकेट पर रुकना है। अगर उससे रन नहीं हो रहे थे तो वो दूसरे लड़कों से रन करवा लेता था। तो अब तो खैर वो फॉर्म में, और जिस तरीके से जो है ना शुरू में 3 विकेटें गिरी और गिरने के बाद जो है ना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम दोबारा उठने नहीं देती। देखें, बड़ी टीम का यही खासा होता है कि वो एक दफ़ा अगर किसी टीम को नीचे कर दे, अगर 2-3 आपका टॉप ऑर्डर उन्होंने गिरा दिया, उसके बाद जो है ना दोबारा उठने नहीं देती। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो, मगर जिस तरीके से इंडिया ने जो दोबारा से जो है उठे और कम बैक किया, और जिस तरीके से विराट कोहली ने और के राहुल ने खेली इनिंग, उनकी इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ एक विराट कोहली का एक कैच था
जो मैचेस उसने छोड़ा, उसके बाद उसने फिर दोबारा चांस नहीं दिया और उसने जो है ना विनिंग इनिंग खेलने के बाद जो है वो मैच जिता के ही वो जो है चले गए। तो ये देखें इंडिया की टीम के अंदर जो है ना बैटिंग की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं समझता हूँ कि विराट कोहली भी वहाँ पर आउट हो जाते, उसके बाद आपके पास जो है ना फिर भी आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग इतनी मजबूत है कि कोई एक लड़का भी अगर खड़ा होगा तो ये 200 रन जो है ना उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था। 200 रन जो है इंडिया की टीम के लिए कोई मुश्किल, हाँ पौने 300 रन पे अगर आपके 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो उसके बाद जो है ना उनको मुश्किल होगी। मगर फिर भी इंडिया की टीम के अंदर ये एक बात बता दें, किसी भी टीम को अगर मैच जीतना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम ने भी कम गेंदों पर 90 रन किए थे, लेकिन कल जो विराट कोहली ने 85 रन किए, काफ़ी शानदार अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। उन्हें मिचेल स्टार्क को फेस किया, पैट कमिंस को फेस किया, जोश हेजलवुड को फेस किया। बाबर आजम ने इन गेंदबाजों को मेरे ख्याल से फेस नहीं किया था 90 रन करते हुए। देखें मैं आपको एक बात बता दूँ, नहीं जाहिर बात उन्होंने अपने, देखें वो प्रैक्टिस मैच थे और उन्होंने प्रैक्टिस मैच में अपने बॉलर्स को बचाया है। उन्होंने अपने जो मेन बॉलर थे मिचेल स्टार्क थे और जितने भी बॉलर हैं उनको उनसे बॉलिंग। प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम ने 11 चौके मारे, 2 छक्के मारे। उन्होंने जिस अंदाज से अपनी फॉर्म को जाहिर किया, फिर मेन मैच में वो 18 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर उन्होंने अपनी फॉर्म को फिर वापस से जाहिर किया, तो क्या कहेंगे इसको? देखें अभी तक जो है ना बाबर आजम और जितने भी प्लेयर हमारे, जितने भी पाकिस्तान टीम, बल्कि जितनी पूरी पाकिस्तान टीम है उसके अभी तक वो जो है ना तो न्यूजीलैंड के पूरी टीम के खिलाफ खेले, ना वो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खेल सकें, ना उन्होंने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया के खिलाफ वो नहीं खेले। हमें तो जो है ना जो नंबर 1 हम जो बने हैं वो नंबर 1 हम जो है ना श्रीलंका के खिलाफ खेल के बने, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल दिया, हमने श्रीलंका के खिलाफ खेल लिया, हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के हमने ये कर दिया। और हमारे जितने भी अच्छे बैट्समैन जो नंबर 1 बने वो इन्हीं के खिलाफ रन करके आए। अभी जो है जो वर्ल्ड कप के अंदर जो भी टीम आई है, जाहिर बात है वो टीम जो आई है टीम पूरी मुकम्मल तौर पर आई है और 100% वो अपना देंगे। और उन्होंने भी जो सिलेक्शन जो हमारी भी टीम है, कतई कलामी की माजरत, जो हमारी भी टीम है उनमें भी जो खिलाड़ी हैं 3-3.5 साल से यही 6-7 नाम आप देख रहे हैं जिन पर इन्वेस्ट किया बोर्ड ने। कप्तान का एतमाद था, मुसलसल सवाल किया जाता है कप्तान से, वो कहते हैं ये मेरे मैच विनर्स हैं, लेकिन जब शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं वो इस बात का इज़हार करते हैं उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। तो क्या समझते हैं जिस अंदाज से बयानिया सामने आता है, कप्तान कहते हैं कि वक्त दें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्या यकीनी तौर पर बेहतर होंगी या फिर ये बाबर आजम के लिए वर्ल्ड कप नहीं एक इम्तिहान साबित होगा? देखिए नहीं, जब आप पाकिस्तान टीम के अंदर आते हैं तो सही होने के लिए नहीं आते, आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस देनी है। आपने अगर सही होना है तो आप जो है ना टीम से बाहर सर बाबर तो परफॉर्म कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस से तो कोई दो राय नहीं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन टीम के रिजल्ट ओरिएंटेड साबित देखें। आप जो है ना फखर जमान को देख लें, वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, आपके इमाम के साथ देख लें प्रॉब्लम चल रही है, और बाकी भी जो है ना जो आपके बॉलर्स हैं देखें। फॉर एग्जांपल मैं हसन अली की बात करूँ, हसन अली की बात करूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा गया। आपके जो तमाम हल्के क्रिकेट के, जैसे कल हिंदुस्तान ने अपने तमाम बॉक्सेस को क्लिक किया उन्हें टिक किया, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से अपने तमाम बॉक्सेस को ना तो क्लिक कर पा रहा है ना तो टिक कर पा रहा है। सना क्या कहेंगे जिस अंदाज से पाकिस्तान के गेंदबाजों पर एतमाद था एशिया कप से कबल, हम क्योंकि उस वक्त नंबर 1 थे, लेकिन आज नंबर 4 होकर वर्ल्ड कप के लिए गए हैं, एशिया कप की टीम के हवाले से बात की जाए। लेकिन दूसरी जानिब अब बाबर आजम इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की वर्ल्ड कप रवानगी से कबल के नंबर 4 होकर नहीं लौटेंगे, नंबर 1 होकर लौटेंगे। हमारे गेंदबाजों में इतनी सख्त है, हमारे ओपनर्स जो हैं कल क्या हमें तब्दील करने होंगे? हमें फ़खर जमान जो उस तसलसल से बल्लेबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, क्या हमें तब्दीली करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं इस टीम सिलेक्शन के मुझे समझ नहीं आती है किस बेस पर इस टीम को वही टीम दोबारा ली गई, उसमें कोई मेजर चेंजिंग्स नहीं की गई जबकि इसमें करनी चाहिए थी। कौन सी हो सकती थी? देखिए हसन अली उनके बजाय बहुत बेहतरीन बैट्समैन थे जिनको लेना चाहिए था, बॉलर्स थे उनको लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। हसन अली को लिया गया। हमारे पास ऑप्शंस थे, लेकिन हाँ। उस वक्त अगर इन तमाम सूरत हाल में बात की जाए तो एहसानुल्लाह इंजरी की वजह से वो अपने जो है सर्जरी करा रहे थे, नसीम शाह इंजर्ड हो गए तो इसके लिए हसन अली को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। फिर इसके बाद हमने देखा मोहम्मद हसनैन इंजरी की वजह से वो आपके पास दस्तयाब नहीं थे, शाहनवाज दानी थे, आपने उन्हें भेज दिया एशियन गेम्स के लिए, अरशद इकबाल को आपने भेज दिया, आपके पास मीर हमजा थे जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो ये तमाम ऑप्शंस तो थे, लेकिन ये जवाब सामने रखा गया। मज़हर अमान साहब आप इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। कहा गया काफ़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं, ये एनर्जी देते हैं जब टीम में मौजूद होते हैं और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी की इंज़मामुल हक साहब बात कर रहे हैं? 20 लाख रुपए वो लेते हैं, काफ़ी भारी जो है अब रकम इन्हें भी दी जाएगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो कौन सी एनर्जी है? 2000 हमने देखा 22 जब इन्होंने कैच छोड़ा तब तो एनर्जी नज़र नहीं आई।
इन्हें एनर्जी शोएब मलिक दे रहे थे उस वक्त। देखें जी, एक बात बता दें कि जो है ना, देखें अगर आपने एशिया कप से मैं आपसे बात करूंगा, एशिया कप से पहले जो है जिस तरीके की हम लोग सोच रहे थे, आम पाकिस्तानी अवाम समझ रही थी कि पाकिस्तान टीम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और ये जो है ना एशिया कप भी जीत जाएगी और बल्कि वर्ल्ड कप पे भी जाके जो है ना अपनी कारकर्दगी, मगर जहाँ पर वो उसके सामने अच्छी टीमें आई, वहाँ पर जो है ना आपकी सारे पोल खुल गए, आपकी जो है ना ओपनर्स पता चल गए, आपके बॉलर जो है वो बॉलर चल गए। मैं फिर वही बात करूँगा कि हमारी जो टीम है उसने जो है सर दूसरी टीमों में ऐसा क्यों होता है कि जब उनके बेंच से लड़का उठकर टीम में आता है, प्लेइंग 11 में आता है, वो एक परफॉर्मर होता है। आपने देखा केन विलियमसन आज दूसरा मैच है नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह पर मौजूद रविंद्रा ने आज भी शानदार इनिंग्स खेली। सानिया क्या कहेंगी, 2 मैचेस उन्होंने खेले, दोनों मैचेस में उन्होंने 50 रन से ज़्यादा स्कोर किए। जिस अंदाज के परफॉर्मर उनके बेंच स्ट्रेंथ होती है, हमारी बेंच पर जो नौजवान होता है वो इतना डिप्रेस, इतना घबराया हुआ, इतना परेशान क्यों होता है कि वो परफॉर्मर नहीं बन पाता है? देखिए पहली बात तो जो इंडिया हमारा स्क्वाड गया है उनमें से अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी को एक्सपीरियंस ही नहीं है इंडिया की पिच पे खेलने का, वहाँ का क्राउड फेस करने का, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा ज़्यादा लैक कर रहा है यहाँ पर। और दूसरी टीम्स के बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर न्यू आते भी हैं, स्क्वाड में शामिल होते हैं तो उनको सीनियर्स की सपोर्ट मिलती है, ठीक है, वो अपनी कारकर्दगी शो करके आगे आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो किन बेसिस पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है, मुझे अब तक वही समझ में नहीं आ रहा। ये सवालिया निशान है। बेहतर हमारे पास ऑप्शंस थे, उनको कंसीडर नहीं किया जाता। क्राउड को फेस करने का उनके पास इस वक्त इंडिया के क्राउड को फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पाक भारत जब टाकरा होता है बहुत ज़्यादा। आप ये भी समझती हैं कि एक तो जानिब आप बात करी कि हिंदुस्तान के क्राउड को फेस करने का इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन क्या दूसरी जानिब ये जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, इनके पास ये भी तजर्बा मौजूद है कि मुश्किल कंडीशंस में ये मौसर अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करेंगे, मौसर अंदाज से खेल पेश करेंगे? क्या इनमें ये भी तजर्बा है? देखिए हमारी टीम जो है ना वो इसमें फिर मैं वही कहूँगी कि इसमें मेजर चेंजिंग्स होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो आप वर्ल्ड कप खेलने चले गए ना, अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि उसमें हमारे कैप्टन जो हैं वो बेहतर फैसले लें, टाइम पे डिसीजंस लें, क्योंकि बाबर का ये ज़्यादातर जो मैंने नोट किया उसमें ये कि वो टाइम पे डिसीजन नहीं लेते। आपकी गुफ्तगू से 2 चीज़ें तो वाज़ेह हो गई। एक तो ये कि बाबर आजम की कप्तानी पर अब भी सवालात उठना चाहिए और वो वाज़ेह उठ रहे हैं। दूसरी जानिब आपने इस हवाले से गुफ्तगू की कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन का मयार है वो बेमयारी है। तो मुझे काइंडली ये बताइएगा, जिस अंदाज से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये क्रिकेट खेली जाती है, जो 10 ममालिक हैं खेल रहे हैं इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, मिकी आदर साहब की जानिब से एक बयान सामने आया और वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि श्रीलंका की कमज़ोरियों और ताकत से वाकफियत है और प्लानिंग के मुताबिक मदद हासिल होगी। किस मदद की बात कर रहे हैं, वो कौन सी वाकफियत है? वो तो टीम के साथ मौजूद नहीं थे। देखिए एशिया कप का जब मैच था, पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने थे, उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल दी गई श्रीलंका की जानिब से। इनको सिर्फ 1 रन से वो टीम जीत गई, लेकिन आपकी उसमें फील्डिंग में जो है वो मिस फील्डिंग की गई, वहाँ पर आपकी कमजोरियाँ नजर आई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अगर ये श्रीलंका की टीम की मिकी आतर साहब हमारे ही डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम है या फिर श्रीलंका के हैं? मजहर साहब ये बयान तो इंतहाई जो है झोल में दिखाई दे रहा है। देखें जी, अभी आपने जो सवाल किया था पहले मैं उसका थोड़ा सा करूँगा कि जो है ना कि आपके पास प्लेयर क्यों नहीं है, आपके पास जो है ना केन विलियमसन नहीं है तो टीम का कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। देखें मसला ये कि जो है ना दुनिया में जितनी भी टीम्स होती हैं, सर उनका केन विलियमसन मतलब बाबर आजम, देखें यही मैं बात कर रहा हूँ। देखें जो वहाँ की थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है बोर्ड की न्यूजीलैंड की, वो जो है प्लेयर्स बना रहे हैं, वो बना के जो है ना बेंच, आपकी टीम की बेंच स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ज़्यादा जो है आपका जो है टीम मजबूत होगी। हमारे पास जो है हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। अगर हम जो है ना अगर फॉर एग्जांपल जो है ना बाबर आजम को रिप्लेस किसी के साथ करें तो हमारे पास तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। अगर हम जो है ना जैसे रिजवान को हम रिप्लेस करें, हम कहाँ से लेकर आएंगे? हम मतलब कि जो है ना अगर एक फॉर एग्जांपल अभी ये जो 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयरों में से तवक्कुफ कीजिएगा। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कराची की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और बतौर क्रिकेटर कई ऐसे एजाज़ इन्होंने अपने नाम किए। डोमेस्टिक क्रिकेट जब इन्होंने खेली तो 171 रन की शानदार इनिंग्स खेली,
कई मरतबा पाकिस्तान के लिए साइड मैचेस में भी सेंचुरियाँ की। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ मरीर से तक अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ इन्होंने किया। उस जोन से इन्होंने क्रिकेट खेली जहाँ से पाकिस्तान के 3 साबिक कप्तानों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और इसके बाद मुतादिद टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेटर्स का भी ताल्लुक़ इसी जोन से रहा। सईद आज़ाद साहब के बारे से मज़ीद बात भी की जाए तो इनके वालिद साहब पाकिस्तान के नामवर अदाकारों जो थे उनमें शुमार इन्हें किया जाता है, और इसके अलावा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर के तौर पर भी खिदमत हनीफ मोहम्मद आज़ाद साहब ने सरअंजाम दी। जनाब बहुत शुक्रिया सईद आज़ाद साहब, आपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे काइंडली ये बताइएगा, जिस अंदाज से हम देख रहे हैं पाकिस्तान टीम पर भी काफ़ी दारो मदार है, उम्मीदें वाबस्ता हैं। शायकीन क्रिकेट आया, वीज़ा ना मिलने की वजह से हिंदुस्तान तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपनी टीम से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शादाब खान भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जो नौजवान ग्रीन शर्ट्स पर निगाहें रखता है उनकी काफ़ी उम्मीदें होती हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो क्या समझते हैं ये जो उम्मीदें हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये रंग लाएंगी? इसके अलावा नहीं आए। आवाज बहुत स्लो आ रही है ताबिश आपकी। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं सईद आज़ाद साहब? नहीं, सही तरह नहीं सुन पा रहा है, जरा आवाज तेज कर दें। जी सर, आप मुझे काइंडली ये बताइएगा कि क्या समझते हैं, पाकिस्तान टीम पर काफ़ी उम्मीदें हैं शायकीन क्रिकेट की, जो परस्तार हैं हमारे खिलाड़ियों के, उनकी काफ़ी निगाहें हैं खिलाड़ियों पर। क्या समझते हैं वो उस अंदाज से, उस तसलसल के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबिश, वैसे तो थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छा करवाते हैं कि मैं वैसे ही खुश हो जाता हूँ। मेरे वालिद साहब का आप नाम ले देते हैं और इतनी बड़ी हस्ती के साथ मेरे वालिद साहब का नाम देते हैं कि मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। बात यह है कि हमारी पूरी कौम, पाकिस्तान की कौम, याद रखें कि वो जहां भी पाकिस्तान का नाम आएगा ना, वो जुनून के हद तक आउट ऑफ वे जाके ब्लाइंड होके उस चीज में वो ये सोच लेती है कि हमने जीतना है और हमारे ये लोग जो पाकिस्तान की वर्दी कलर पहने हुए हैं ये सबसे बेहतर है। मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, मुझे तो पाकिस्तान की टीम इतना उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। सिर्फ इस वजह से नहीं है कि किसी चीज की कमी है, बात यह है कि हमारी इस वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है। वर्ल्ड कप की तैयारी होती है, जैसे आपने साउथ अफ्रीका का मैच देखा, आपने इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का देखा, अभी आप न्यूजीलैंड का देख रहे हैं। ये तैयारियां होती हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंसें देती हैं उनसे पता चलता है। इंडिया अगर गलत हरकत नहीं करती, अगर विकेट और अपने मतलब की नहीं बनाती, फेयर गेम खेलती, तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा मैच आगे लेके जाती। और ये इंडिया जो जीती है, बहरहाल ये कि इंडिया का होम सीरीज है ये एक किस्म की, तो हर टीम होम सीरीज में एडवांटेज रहती है। मगर 2-3 आपकी बड़ी टीमें सामने आई, नजर आया कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी करके आई और पिछले 4 साल से कर रही थी। पाकिस्तान की टीम अभी तक मुझे एक ही मैच खेली है और इससे पहले भी एशिया कप में भी जो परफॉर्मेंस है, लेकिन सर कत्ते कलामी की माजरत, मैं इस हवाले से आपसे ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तमाम टीमें तो ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी के साथ आई हैं। पाकिस्तान टीम अब से एशिया कप से कबल नंबर 1 थी। बाबर आजम को अपने खिलाड़ियों पर जो है काफ़ी एतमाद था। आज आप एतराज़ कर रहे हैं, उन्हें आज भी एतमाद है इन खिलाड़ियों पर। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के सामने जब तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने मुझसे दरख्वास्त की, ये टीम परफॉर्म करके दिखाएगी। इसके बाद हमने देखा कि इंज़मामुल हक़ साहब ने भी ये वजाहत पेश की जब खबरें ये सामने आई कि मोहम्मद हफ़ीज़ साहब ने इसलिए रिज़ाइन किया है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें उस तरीके से नहीं सुना गया, उन पर कान नहीं धरे गए। और मिसबाह उल हक़ साहब ने भी वाज़ेह तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आपने देखा मॉर्नी मॉर्कल ने भी ये मशवरा दिया, अगर आपको अपना स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर करना है तो आप कोच रख लें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद बाबर आजम आज भी पूरा उम्मीद दिखाई दे रहे हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं, जो टीम गई है उस पर काफ़ी उम्मीदें हैं। तो क्या समझते हैं, एक जानिब कल तक यही खिलाड़ी थे, इन पर 3.5 साल तक इन्वेस्ट किया, इस कप्तान को नहीं हटाया आपने, जबकि आपको मुतादिद इवेंट्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े इवेंट्स में आपने शिकस्त का सामना किया। बाबर आजम कप्तान थे, तब भी आप तनकीद करते थे, हम इस हवाले से बात सुनते थे। तो अब क्या कहेंगे, अभी भी बाबर आजम मौजूद हैं, अपनी नशिस्त पर बरा जमान है, क्या कहेंगे?
देखिए, बाबर आजम मेरे लिए बहुत ही एहतराम वाला लड़का है, क्रिकेटर पाकिस्तान का, क्या दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है। मगर हमारी पाकिस्तान की जो तैयारी थी और पाकिस्तान का जो सिस्टम पिछले 4-5 साल से चलता था, ये पाकिस्तान, ये फेयर क्रिकेट नहीं हुई, प्लेयर पावर शुरू हो गया है जिसमें लाइकिंग से प्लेयर खेले हैं। मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड में बताइए, ये आपको, ये मैंने इसलिए नहीं कह रहा, मगर मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन सईद भाई, सईद आज़ाद साहब, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा ना, लाइकिंग से कौन से खिलाड़ी खेले हैं? हसन अली के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इमामुल हक के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, लाइकिंग क्या होती है, फेवरिज्म क्या होता है, ये भी बताता हूँ। लाइकिंग देखिए, लाइकिंग हमेशा बाबर आजम की लाइकिंग में अगर शाहीन आफरीदी है तो बहुत अच्छा है। ये अगर हारिस रऊफ है तो बहुत अच्छा है। अगर मिसाल के तौर पे नसीम शाह था तो बहुत अच्छा था, या ये था तो बहुत अच्छा था। अपना ये लेग स्पिनर जो है शादाब, शादाब, अच्छा बिल्कुल। आप अगर, मगर कोई ऐसी फेवरिज्म ये कहते हैं कि इन्हीं को खिलाया जा रहा। आपने पाकिस्तान के बारे में सोचा ही नहीं कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, किसको कितना क्रिकेट खिलानी है, किसको क्या, जहां से पैसा मिल रहा है वहां खेल रहे हैं। एक ही लॉट खेली जा रही है, एक ही लॉट। आपने मिसाल, आपसे इससे अंदाजा लगाएं कि आपके पिछले दिनों इतने हसन फास्ट बॉलर आया, दानी आया, आपके बाद एहसान उल्लाह आया, आपने किसी को बनाया नहीं। आप उनको भी बनाते, इनको रेस्ट देते, एनर्जी ये गेन करते, थोड़ी देर बाहर बैठते। इन्होंने 16 लड़कों की जो टीम बनाई थी, इन्होंने सरफराज को बाहर कर दिया। आप इससे ज्यादा क्या वर्स्ट हरकत होगी? सरफराज को आप सरफराज को कंपेयर कर रहे हैं उस लड़के से, कल के बच्चे से। आप वर्ल्ड कप की टीम में अगर सरफराज होता तो क्या फर्क पड़ जाता भाई? सर लेकिन सरफराज कहाँ खेलता है? रिजवान अपनी जगह पर फिक्स हैं, आप कहाँ खिलाते सरफराज मैं ये नहीं, खेलने सरफराज की खेलने की बात नहीं है। आप मुझे एक चीज बताएं सर, इस वक्त पाकिस्तान की टीम का हाल सिर्फ इतना सा है कि रिजवान की, कल आपने इंडिया की और आपने सर मेरी गुफ्तगू ये थी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आप मेरी सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल, समझेंगे तो आप बात। आप इंडिया और आपने साउथ अफ्रीका का मैच देखा, ऐसा लग रहा था कि ग्रेट प्लेयर खेल रहे हैं। हमारे यहाँ वनडे भी ऐसा लगता है पहले ओवर से T20 हो रही है। ये कोई क्रिकेट का एक मेयार है, हर क्रिकेट का। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर नहीं लेंगे, आपने ये पूरे पाकिस्तान की टीम में T20 प्लेयर भर लिए हैं आपने। ठीक है सर, बिल्कुल। आपने फ्रेंचाइज की परफॉर्मेंसों से आपने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खिला रहे हैं। आपकी लाइफ स्टाइल में सिर्फ आपकी कोई सेंसिबल इनिंग कोई खेल ही नहीं रहा। अब मिसाल के तौर पे अब आप उसको आप खिला रहे हैं, चलें ठीक है, एक आप ये प्लानिंग के तौर पे फखर जमान को खिलाएं, मगर दूसरे को तो आप दूसरे को तो हटा दें भाई। किसको? अपने इमामुल हक को तो बाहर करें। अच्छा सर, मुझे काइंडली जाते जाते इस पर भी कमेंट दीजिएगा कि आपने सरफराज के हवाले से बात की। मुसलसल कराची की आवाज़ आपको माना जाता है, समझा जाता है। आप कराची के जो नौजवान हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं जिनके साथ ज़्यादती होती है, आप अक्सर उनका मुतालबा भी पेश करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, क्या ये मुनासिब होता सरफराज अहमद खान टीम में होते और बेंच पर होते, फिर वो पानी पिला रहे होते? एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा क्या ये चीज़ें मुनासिब होती हैं, या क्या ये साबिक कप्तान को इस तरीके से ये कल्चर का हिस्सा बनाना दुरुस्त था? नहीं तो सरफराज को आपको पानी क्यों पिला रहा होता है यार? सर पानी नहीं पिला रहा होता। सर जब वो बेंच आप क्या उसको सजा दे रहे हैं क्या? उसने क्या सर माजी नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन माजी में तमाम तर चीजें हुई थी ना सर, रमीज हसन राजा साहब के दौर में तो हुई है ना, वो गलत हुई है। मैं जब भी तो आपसे कह रहा हूँ, यहाँ फेयर सिलेक्शन नहीं है, यहाँ मुल्क के लिए कोई नहीं खेलता। एक प्लेयर पावर खेल रही है। आपको सईद आज़ाद साहब ये भी याद होगा जब सरफराज अहमद खान पानी पिलाया करते थे बतौर कप्तान, जब वो अपनी टीम को उन्होंने बनाया, इन खिलाड़ियों को ग्रूम अप किया, इस्टेब्लिश किया, लेकिन इसके बाद जब वो कप्तान नहीं रहे, वो बेंच पर सिर्फ हमें दिखाई देते थे, पानी पिलाते थे। और एक तकरीब में रमीज़ हसन राजा साहब ने कहा था आप में बड़ा सब्र है, आप में बड़ा एतमाद है, तो उन्होंने इसी हवाले से ये तमाम जुमले कहे थे ना। देखें, मैं आज एक चीज बता दूं, देखें अच्छा स्पोर्ट्समैन और टीममेट, मैं अगर हम लोग बेसिकली पाकिस्तानी अभी भी छोटे अप्रोच के मालिक हैं। उसकी ग्रेटनेस है, अगर वो पानी पिलाने जा रहा है, कुछ समझाने जा रहा है या जूता पकड़ के जा रहा है, तो कोई इसमें इज्जत या बेइज्जती की बात नहीं है। मैंने मैकरा को भी देखा है, मैंने लारा को भी पानी लेके आते हुए देखा है। बिल्कुल, विराट कोहली भी लेके आते।
है। विराट कोहली भी, हमने विराट कोहली को भी विराट देखा। कोहली भी, हम इस ऐसी बातों को नहीं इश्यू लें। सरफराज का वहां बैठना, सरफराज का वहां बैठना, वहां होना, फेयर सिलेक्शन तो ये थी भाई। जी आप बिल्कुल। ना खिलाते, ठीक है, फॉर्म में नहीं है, फेयर सिलेक्शन ये थी कि सरफराज को आप टीम में रखते। और आपस की बात है कि रिजवान खेल रहा है, ठीक है, मगर अभी रिजवान जो भी खेल रहा है, देखें हमारे पास रिजवान और फखर जमान जैसे जो प्लेयर टीमों में है ना, ये लकी प्लेयर होते हैं कि ये कर गए, नहीं कर गए, नहीं कर गए। मगर ये जो वर्ल्ड कप की टीम होती है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब सऊद शकील आप जब भी खिलाते हैं परफॉर्म कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? इसलिए कि वो पिछले 5-6 साल से कंटिन्यू डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सर पीएसएल के सीजन 8 में तो उन्हें उस तरीके से मौका ही नहीं दिया गया, बेंच पर ही सिर्फ बैठे थे। पीएसएल आप बड़ी जगह, पीएसएल में मौका नहीं दिया गया, T20 क्रिकेट में और फर्स्ट ये 50 ओवर की क्रिकेट में मेरे भाई दानिश बहुत फर्क है। इसमें ग्रेट प्लेयर खेला करते हैं, बड़े प्लेयर खेला करते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट ये दिमाग का खेल है, एक कैरेक्टर का खेल है। T20 कैरेक्टर लेस का खेल है यार। बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। और जिस अंदाज से आप T20 को मैं मानता नहीं हूँ पैसा कमाने का जरिया है, ये माफिया ने। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, वक्त का तकाजा है, आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करना चाहूंगा। आज का मैच जारी है नेदरलैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज? देखें आप, ये मेरी थोड़ा सा टाइम है तो प्लीज जी बिल्कुल। मेरी नजर में क्रिकेट की इतनी इज्जत है, इतनी वैल्यू है और इस बड़ी क्रिकेट की, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि न्यूजीलैंड, अभी नेदरलैंड अच्छी टीम जरूर होगी और टैलेंटेड प्लेयर जरूर होंगे, मगर अभी टाइम लगेगा। मेरी तो चॉइस ये नहीं कि 300 से ऊपर रन किए तो मैं कहूँ न्यूजीलैंड जीतेगी, मगर नेदरलैंड की और न्यूजीलैंड का कंपेयर आप कभी भी नहीं कर। अगर ये कोई मुझसे कहे कि नेदरलैंड जीत जाएगी तो वो बेवकूफ आदमी होगा। हाँ, क्रिकेट हार जीत तो किसी ना किसी टीम में, न्यूजीलैंड का एक मेयार है, नेदरलैंड आई है, हम कोशिश कर वो यहाँ ये होना चाहिए अच्छी खेले और आगे आए और अच्छा स्टेटस मिले उसको। मगर न्यूजीलैंड की अपनी क्लास है और न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत फॉर्म में, और 100% मैं तो समझता हूँ कि न्यूजीलैंड जीतेगी और अच्छा करे, वही जीत सकती है। और नेदरलैंड अच्छा खेले मगर जीतने के चांसेस मेरी नजर में तो नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सईद आज़ाद साहब, बज़रिया ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे और गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में आपको दिखाई देंगे, हमारे प्रोग्राम में भी। और इसी हवाले से जिस अंदाज से हमने देखा मज़हर अमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे सईद आज़ाद साहब सऊद शकील के मामले पे कि उन्हें मौका दिया गया, वो 5 साल से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, आपने अब उन्हें मौका दिया लेकिन वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। पीएसएल सीज़न 8 भी शायद आपको भी याद होगा, मुझे तो याद है, जहाँ उन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिला था, सिर्फ पानी ही पिलाया करते थे। क्या कहेंगे? देखें, हमारी ये बदकिस्मती यही है कि जो है ना, हम जो है वो प्लेयर को अगर वो टेस्ट प्लेयर बन गया है, अगर उसको टेस्ट प्लेयर का स्टेटस पहले मिल गया तो हम उसको जो है वो टेस्ट क्रिकेटर ही समझते हैं। मगर जो है ना, जो सऊद शकील की मैंने परफॉर्मेंस देखी है और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, उसने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं वनडे के, उसने आपको जो है ना 130-135 के जो है ना रन रेट से जो है रन बना के दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना उसको बहुत बल्कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो 35 मैच उसने बेंच पे बैठ के देखे हैं, उसको 35 मैच का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाना चाहिए था, बल्कि एशिया कप उसको खेल लेना चाहिए था। एशिया कप से पहले जो टीमें गई हैं उसमें उसको जो है शामिल कर लेना चाहिए। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जो है बहुत सारे प्लेयरों को जो है ना साथ लेके घूमते हैं। जैसे दानी को ही देख लें, दानी को हमने जो है ना पिछले 4 सालों में उसको टूर पे टूर करवा रहे हैं। हम ये नहीं कि उसको किसी टाइम पे बिठा के किसी प्लेयर को बिठा के उसकी जगह खिला दें। ये अभी सईद आज़ाद भाई ने बड़ी अच्छी एक बात की कि हमने 15 लोगों का स्क्वाड बनाया हुआ है और उसी को हम जो है ना रगड़े जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो है ना जो बॉलर है, जो फास्ट बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी है जैसे, और बहुत सारे बॉलर हैं। आपने जो है ना बॉलरों को आपने यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जो है ना फास्ट बॉलर का फिटनेस प्रॉब्लम होती है। आपने उसको अहम तरीन सीरीज़ के अंदर जो है ना हमने उनको यूज़ करना, ना कि हम अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ चला दें, हम उसको कीनिया के ख़िलाफ़ चला दें, हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ चला दें। हम ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ तो हम अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो हमारी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के जो फास्ट बॉलर हैं, हमें उनको लेके जाना चाहिए। मगर ना कि हम जो है, अच्छा हमारे यहाँ प्लेयर भी बाहर बैठना नहीं चाहता
और हमारे यहाँ जो है ना जो हमारी जो थिंक टैंक की जो कमेटी है, जो सेलेक्टर हैं, वो भी बिठाना नहीं चाहते। इसलिए नहीं बिठाना चाहते कि उनको अपनी नौकरियां बचानी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो नए लड़के को अगर पाकिस्तान टीम के अंदर इंडक्ट करेंगे, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो जो है ना मीडिया इतना ज़्यादा शोर शराबा करेगा जिसकी वजह से उसकी नौकरी हिल जाती है। तो वो जो है ना अपनी नौकरी बचाने के लिए वो उन लड़कों के ऊपर ही इख्तियार करता है कि ताकि जो है ना मेरी नौकरी बची रहे और यही लड़के खेलते हैं और यही जो है टीम जीतती रहे। उसमें उसका वो नहीं है कि हम जो है ना बिल्कुल आपने शाहीन दुरुस्त कहा, अफरीदी लेकिन जैसे ये भी तफसीलात अब सामने आई है कि 3 जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स थे जो इंजरी की वजह से स्क्वाड से बाहर हो गए, मोहम्मद हसनैन और एहसानुल्लाह, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो नसीम शाह जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा तो थे लेकिन एशिया कप में इंजरी की वजह से अब स्क्वाड से बाहर हो गए। तमाम जो हमारे गेंदबाज हैं ये रिहैब की तरफ अब से चंद दिनों में आपको दिखाई देंगे। अगर बात की जाए तो एहसानुल्लाह 5 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया गया, उसके बाद वो रिहैब के सिलसिले की तरफ जो है जाएंगे। जबकि हमने देखा मोहम्मद हसनैन जो हैं वो तेज़ी से रिहैब की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और नसीम शाह का ऑपरेशन हुआ है, उनका मुआयना किया जाएगा, इसके बाद उन्हें रिहैब का हिस्सा बनाया जाएगा। क्या कहोगी सना इसी हवाले से? आपसे ही सवाल करते हैं लेकिन तवक्कुफ़ कीजिएगा। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है लाहौर से पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक क्रिकेटर और बतौर कोच भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, अली ज़िया साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, जिस अंदाज से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान पर, इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान ने शिकस्त दी नीदरलैंड्स को, क्या समझते हैं जिस अंदाज से पाकिस्तान ने शिकस्त दी इससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी? I think win तो काफी convincing थी, obviously in the end I must say. लेकिन पाकिस्तान को टीम लाइक नीदरलैंड के अगेंस्ट ऑन सच अ गुड पिच, क्योंकि तो 300 प्लस रन हुए, एक्सेप्ट कल की पिच जो थी हाई टर्निंग थी चेन्नई, और चेन्नई पे अगर आप आईपीएल भी देखें और भी पिछले वनडेज देखें या टेस्ट मैचेस देखें तो वो हमेशा स्पिन को करती है, और ऑस्ट्रेलियंस को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेले स्पिन को, लेकिन इंडिया की स्पिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। तो सिवाय उसके आप देखें और धर्मशाला जिसमें थोड़ा सी पिच में थोड़ी सी सुबह के टाइम पे जान थी, अदरवाइज आप देखें 400 रन 350 रन। तो इस लिहाज से पहला मैच था और जो बिग गन्स हैं लाइक बाबर, इमाम और फखर स्ट्रगल कर रहे थे, बट इन दी एंड वो रन इनफ थे। एक टाइम पे अगर मेरे ख्याल में 30 ओवर्स तक नीदरलैंड खेल जाती विद ओनली 2 विकेट्स, सडनली बैड शॉट खास तौर पे जो उनके नंबर 3 बैट्समैन थे उन्होंने खेला एक्टरमैन ने, तो सडनली फिर कोलैप्स हो गया। सो ऑल इन ऑल इन द एंड इट वाज अ कन्विंसिंग विन, बट आई थिंक इस तरह की बॉलिंग और इस तरह की बैटिंग टॉप टीम्स के खिलाफ नहीं चलेगी। अच्छा सर, मुझे क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कम लफ्ज़ों में आपने तमाम बातों को समेट लिया, ये आपका शेवा है जब आप गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं उन पर भी काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन हमने देखा इंज़मामुल हक़ के इंतहाई करीब रहने वाले इमामुल हक़ साहब वो परफॉर्मेंस का उस तसलसल के साथ मुज़ाहरा नहीं कर पाते हैं, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ इंजरी के बाद उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। फ़खर जमान के हवाले से बात की जाए तो वो भी उस तसलसल के साथ परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम के ओपनर्स जो हैं वो मुसलसल नाकामी का सामना उनको है, तो अब इसके बाद आपके पास और कोई ऑप्शन है स्क्वाड में मौजूद खिलाड़ियों को अगर देखा जाए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इमाम को ना अनड्यू क्रिटिसाइज किया जाता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जब भी किसी बड़े प्लेयर के साथ किसी की रिश्तेदारी होती है तो हम पता नहीं, क्योंकि वो उस टॉप प्लेयर से हमने स्कोर सेटल करने होते हैं, तो उसके साथ फिर उसकी मुखालफत शुरू हुई थी। देखिए, ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छे रहे इन द पास्ट, ऑलमोस्ट दोनों की जो एवरेज है वो अराउंड 47-46 के करीब है। दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि वो एक एंकर रोल अदा करते हैं, स्टाइलिश बैट्समैन, फकत पावरफुल। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन माजरत के साथ तनवीर अहमद साहब की जानिब से एक बयान सामने आया था, निजी टीवी चैनल पर वो मौजूद थे, उन्होंने कहा था
कि इमामुल हक साहब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने 50 या 70 रन के लिए खेलते हैं, इसके बाद जब उनके 50 और 70 रन हो जाते हैं तो इसके बाद वो एक ऐसा शॉट खेलते हैं जिससे वो अपनी विकेट गंवा देते हैं। एक सैड बैट्समैन स्टूपिड शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवा देते हैं। क्या कहेंगे सर? To be honest, I think 8 centuries in ODI cricket, चाहे ओपनर भी हो, इतना आसान नहीं होता। आप देखें कोहली की 47 centuries, but he's missed around 10-12 centuries already 80s में 90s में, तो ये हो जाता है, थक जाता है ओपनर और थोड़े से रन्स को अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होता है। कई दफा ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन मैं उस कमेंट को कंप्लीट कर लूं कि इमाम एशिया कप में अच्छी फॉर्म में था और उससे पहले भी जो होम सीरीज हुई उसमें भी अच्छी फॉर्म में था। अनफॉर्चुनेटली जो फखर है ना, और अभी भी जो मैचेस आप देखते हो 15-20 जो इमाम कर रहे हैं उसमें अच्छा शेप कर रहा होता है, लेकिन फखर जो है स्ट्रगल कर रहा होता है और जब बैटिंग करने आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एवरेज होती है, जैसे वो स्ट्रैंगल्ड हो गया बिल्कुल, और जितने वो फ्री शॉट्स मारता था उतने नहीं मारता। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसने अपनी कैपेसिटी एंड वैरायटी ऑफ शॉट्स को बिल्ड नहीं किया। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप वेरिएशन ऐड नहीं करते अपनी बैटिंग या बॉलिंग को, तो आपको ऑपोजिशन वे आउट कर लेती है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देख लेती है। और अब वो क्या करते हैं, उसको एक विड्थ नहीं देते, और अगर आगे करते तो वाइड करते हैं कि वो ड्राइव मारे और फ्लिप में आउट हो जाए। डिफेंसिव टेक्निक फखर की इतनी अच्छी नहीं है, इमाम की अच्छी है। और उसके साथ साथ फिर वो एक ही शॉट रह जाती है फखर के पास कि वो निकले और सेमी स्लॉट टूवर्ड्स लेग साइड। जिस दिन तो लकी होंगे और लग रही होंगी तो लग जाएंगी, जिस दिन नहीं वो आउट हो गए। आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज डिफेंसिव टेक्निक आल्सो एंड वेरिएशन ऑफ शॉट्स। अच्छा, जहां तक है कि उसकी ऑप्शन है, यस अब्दुल्ला शफीक हैज गॉट अ वेरी गुड टेक्निक, लेकिन अगेन अब्दुल्ला शफीक की भी वही प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंट नहीं है विद दी वाइट बॉल क्रिकेट। और जब खेलते हैं बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन सडनली फॉर नो रीजन शॉट मार देते हैं। और मैं आपको पीछे ले जाऊं, हम लोग जब सेलेक्टर्स थे तो इनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप इसलिए किया गया था कि ये एक और 50 करते थे, 3-4 इन्होंने अंडर 19 के टूर किए, एंड देन जब वापस आते थे तो इनसे बात होती थी तो एक सर्टेन शॉट के एक्स्ट्रा कवर से ऊपर मारना है, ये मिड ऑफ के ऊपर से मारना है, और टाइम आफ्टर टाइम ये आउट हो जाते। सो फॉर दैट नॉट इम्प्रूविंग हिज टेक्निक उन्हें वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया था। बट देन ही वेंट एंड वर्क हार्ड और उसने अपनी टेक्निक को बहुत अच्छा किया, लेकिन ही हैज टू बी कंसिस्टेंट। और मेरे ख्याल में अभी तो चांस देंगे फखर, मेरे ख्याल में नहीं, बट आई थिंक सो कि फखर को एक और चांस मिलेगा मेरा ख्याल है श्रीलंका के अगेंस्ट। बट आई थिंक सर इंजमामुल हक साहब डिस्कार्ड नहीं करना, बिल्कुल ड्रॉप करना है ताकि वो करे। और अगर फिर उसके बाद इमाम भी आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं तो फिर आप थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। फिर आप शायद रिजवान को ऊपर ला सकते हैं एंड साउथ को नंबर 4 पे ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर उसे ज्यादा ओवर्स मिलते हैं तो ही कैन इवन प्ले बेटर एज एन एंकर रोल। मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली उसने, बहुत देर से हम लोग कह रहे थे, काफी लोग इनफैक्ट कह रहे थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। और हमारे साथ अली ज़िया साहब मौजूद थे और वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे क्या है जो कुछ हो रहा है इसमें, ये ऑप्शंस है, आप इस पर तवज्जो दे सकते हैं। आखिरी कमेंट्स मैं अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से लेना चाहूँगा जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मज़रवन साहब, आप पहले बताइएगा कि क्या समझते हैं, कल पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका के साथ और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए बाबर आजम की? देखिए, हिकमत अमली तो यही इस वक्त जो बना के गए हुए हैं कि जो है आपकी बैटिंग आई तो आपने बैटिंग में जो है कम से कम जो है 300 रन से अबव जाना है, क्योंकि जिस तरीके की पिचें देख रहे हैं उस तरीके की पिचों के हिसाब से आप जो है ना 250 और 260 270 को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने जो है देखें 436 रन को चेस करने के लिए गया तो वो बड़े ही ओपन माइंड के साथ गया, और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है तो इससे ये खतरा बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि अगर 270 280 मतलब बड़ा टोटल हमें सेट करना हर हाल में सना क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर कल हम टॉस जीतते हैं तो उस टाइम पर बाबर आजम को ये चाहिए कि वो पहले बैटिंग का फैसला करे, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरह तो नहीं होगा बैटिंग का फैसला। नहीं, हमने जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया जब भी हम पहले बैटिंग का फैसला करते हैं तो वो ज़्यादातर मैच जो है वो हमारे हक में बेहतर साबित होता है। तो मैं तो यही पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस खेले, दोनों में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के जो है हक में नताइज नहीं आए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे मज़रवान साहब, सना आरिफ साहिबा, और वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।